हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का यह प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। वैसे मैं प्रैक्टिस सेट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर भी करें जिससे कि इस वीडियो को फ़ायदा दूसरे लोगों को भी मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई। ए 2000 में, बी 2008 में, सी 2012 में, डी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2008 में। फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में प्रारंभ की गई थी। फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ ही समुद्र जल का बढ़ता स्तर, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, प्रजातियों का लुप्त होना और वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है। इसीलिए इस परियोजना को आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। ए सागरीय, बी वन, सी पर्वतीय, डी मरुस्थलीय। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सागरीय। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र सागरीय पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरित गृह प्रभाव क्या है। ए वैश्विक ताप में वृद्धि, बी वैश्विक ताप में कमी, सी सागर जल के ताप में वृद्धि, डी नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वैश्विक ताप में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव वैश्विक ताप में वृद्धि को कहा जाता है, जिस प्रकार से बिना मौसम की खेती के लिए कृत्रिम हरित गृह का निर्माण कर अपेक्षित वातावरण का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी को वायुमंडल ने चारों तरफ से घेर रखा है। रात में पृथ्वी से परावर्तित होने वाली ऊष्मा को रोकता है, जिससे पृथ्वी के दिन रात का तापांतर अधिक न हो पाता है। वायु में प्रदूषण की वृद्धि पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को अधिक मात्रा में रोक रहा है, जिससे पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि हो रही है। इसी को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। ए मीथेन, बी ब्यूटेन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी मीथेन। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। प्राकृतिक गैस रंगहीन, गंधहीन एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मीथेन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 5, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में
गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायित्व है? ऑप्शन ए आइबुप्रोफेन, ऑप्शन बी एसिटामिनोफेन, ऑप्शन सी एस्प्रिन, ऑप्शन डी डिक्लोफिनेक। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक एक ऐसी दवा है जो पशुओं को दर्द निवारण के लिए दिया जाता है। इस दवा के सेवन करते समय यदि पशु मर जाता है तो उस मृत पशु को यदि गिद्ध खा लेता है तो इसके वजह से उन गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए डिक्लोफिनेक एक ऐसी दर्द निवारक दवा है जिसके कारण भारत में गिद्धों की लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोलियम ऊर्जा, डी कोयला ऊर्जा। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन से किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ए दृश्य प्रकाश, बी अवरक्त किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी एक्स रे। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्स किरणें। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? ए निर्वात में, बी वायु में, सी जल में, डी इस्पात में। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी इस्पात में। ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे अधिक होता है। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यधिक धीमी गति से चलती है। द्रव में इसकी गति तीव्र होती है और ठोस में इसकी गति तीव्रतम होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ए सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, बी प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, सी विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, डी ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टाइन का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था। आइंस्टाइन का नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है। इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। इस कार्य के लिए इन्हें 1921 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? ए एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन, सी चांदी, डी शीशा। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सिलिकॉन। सिलिकॉन अर्धचालक है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के अंतर्गत सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए संतरा, बी सेब, सी गाजर, डी आंवला। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन डी आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है तथा इससे सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा यह अन्य खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है? ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 120 दिन। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 60 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के भाग 4 के अनुसार संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त कर समझी जाती है जब वह 60 दिन से अधिक तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। जब कोई सांसद 60 दिन से अधिक सदन से अनुपस्थित होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, समलैंगिकता संबंधों संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए भादर्श की धारा 337, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भादर्श की धारा 377 के अनुसार इसका ऑप्शन ए राइट है। इसके बारे में हम कुछ और जानते हैं। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। ज्ञातव्य है कि आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के 11वें अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 1924 इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। 15 निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी विधान परिषद। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त या उत्साधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधानसभा दोनों अस्थायी सदन हैं, ये भंग की जा सकती है। वहीं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त किए जाने पर प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है। राज्यसभा को भंग तो किया जा सकता है, किंतु इसके समाप्त किए जाने का उल्लेख संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा के
लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ए 15, बी 20, सी 25, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? ए यूएनडीपी द्वारा, बी आईएमएफ द्वारा, सी यूनिसेफ द्वारा, डी अंकटाड द्वारा। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यूएनडीपी द्वारा सबसे पहले मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा वर्ष 1990 ईस्वी से ही वार्षिक आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंकिंग कितना था? तो 131, 131वें स्थान पर भारत था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ए मनरेगा, बी ट्राइसेम, सी काम के बदले काम, डी कौशल विकास कार्यक्रम। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मनरेगा। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा है। मनरेगा के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मनरेगा क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी को 2006 से देश के 200 चुनिंदा जिलों से किया गया था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 5 सितंबर 2005 को प्रदान की गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा कर दिया गया। अक्टूबर 2018 तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति गठन की गई है? ए तेंदुलकर समिति, बी सक्सेना समिति, सी लकरवाला समिति, डी हाशिम समिति। 18 का राइट आंसर है 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हाशिम समिति। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति की गठन की गई है, जिसमें अपनी रिपोर्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए कृषि, बी संचार, सी स्वास्थ्य, डी शिक्षा। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वास्थ्य। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स स्वास्थ्य से संबंधित है। एबीसी का अर्थ है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। यह सूचकांक बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतों पर आधारित है। ये 4 संकेत हैं पोषण, उत्तरजीविता, शिक्षा तथा टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? ए पुजारी के लिए, बी स्त्री के लिए, सी गाय के लिए, डी ब्राह्मण के लिए। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द मिलता है। एल
के अनुसार इस शब्द से गाय की महत्ता सूचित होती है, क्योंकि गाय ही विनिमय का माध्यम बनती थी। उस समय गाय विनिमय का माध्यम बनती थी, तो अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है? ए अजंता, बी एलोरा, सी कन्हेरी, डी कार्ले। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कन्हेरी। कन्हेरी में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ स्थित था? ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में, डी रुहेलखंड में। 23 का आंसर होगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय का जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में छठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद की सूची मिलती है। इसमें मत्स्य महाजनपद आधुनिक समय के राजस्थान में स्थित है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए मुहम्मद शाह, बी हुसैन शाह, सी मुबारक शाह, डी इब्राहिम शाह। 24 का राइट आंसर है हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। जौनपुर शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। क्या नाम था? जौना खां था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1905। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1905। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन है? ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, बी मोहम्मद अली जिन्नाह और शौकत अली, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई, डी रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ए इंडिपेंडेंट पार्टी, बी गदर पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी इंडियन नेशनल पार्टी। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। ए सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा, बी लॉर्ड लिनथियोगो के द्वारा,
सी लॉर्ड वेवेल के द्वारा, डी सर जॉन साइमन द्वारा। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। पैथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ए 11 जुलाई को, बी 8 मई को, सी 5 जून को, डी 16 अक्टूबर को। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। बी में देखते हैं, 32 का बी है भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान देहरादून या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झांसी। फ्रेंड्स, भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान यह झांसी में है। भारतीय चारागाह अनुसंधान झांसी में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यह जोधपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान यह कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। और वन अनुसंधान कहाँ है? तो देहरादून में। वन अनुसंधान देहरादून में। इससे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे प्रमुख दर्रा दिया गया है और वे कहाँ है उसका नाम दिया गया है। तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यह भी सही है। नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं है। जोजिरा दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है, यह भी ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाथुला दर्रा। यह मेघालय में नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा विशालतम हिमनद है? ए सासाइनी, बी गंगोत्री, सी जेमू, डी सियाचिन। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन डी सियाचिन। सियाचिन विशालतम हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसमें हमको देखना है कि यह कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन तीनों जगह से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा सेशन का उद्घाटन किया? ए पीयूष गोयल, बी नरेंद्र मोदी, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी रविशंकर प्रसाद। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने 29 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की
उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ए राजीव चौधरी, बी अनिल कुमार चौधरी, सी सोमा मंडल, डी सुनीति शर्मा। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सोमा मंडल। सोमा मंडल को 1 जनवरी 2021 को इस्पात प्राधिकरण का अध्यक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। बी, इस समारोह के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सी, इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया। डी, चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी किए गए लोगों पर लिखा स्लोगन स्वरक्ते स्वराष्ट्र रक्षते है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह सत्य कथन नहीं है। इस समारोह में कुल शहीदों के 25 परिजनों को सम्मानित किया गया। यह तथ्य सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 24 फरवरी 2021 को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNEPA ने किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया? ए, प्रियंका चोपड़ा, बी, ओफ्रा विम्प्रे, सी, मलाला यूसुफ, डी, नतालिया विद्यानोवा। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नतालिया वोदियानोवा को UNPFA ने सद्भावना दूत नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 40, फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? ए, मुशफिकुर रहीम, बी, विराट कोहली, सी, स्टीव स्मिथ, डी, तमीम इकबाल। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमीम इकबाल। तमीम इकबाल ने फरवरी 2021 में तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने। क्वेश्चन नंबर 41, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 80 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। 2, सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे। 3, सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही है? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। में से सही संबंधित युग्म को चुनना है। 77, 84, 121 वर्ड क्या होगा? ऑप्शन ए है 132, ऑप्शन बी 144, ऑप्शन सी 188, ऑप्शन डी 212। इसका सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 11 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 77। 11 में 1 ऐड करके फिर 7 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 84। उसी प्रकार 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 121 और 11 में 1 ऐड करके 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 132। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 132। हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए
शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? ए शिक्षक, बी डॉक्टर, सी पुलिस, डी वकील। इसका राइट आंसर होगा 43 का ए शिक्षक। देखते हैं हम, पुलिस को शिक्षक कहा गया है। क्या कहा गया? शिक्षक। और अपराधी को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ता है, किंतु यहाँ पे पुलिस को शिक्षक कहा गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षक। अपराधी को कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अथवा विषम युग्म संख्या का ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 85 136, ऑप्शन बी 34 85, ऑप्शन सी 102 153, ऑप्शन डी 63 162। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 63 162। यह युग्म विषम युग्म है, विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि 85 36 34 और 85 102 153 ये 17 का मल्टीपल है, जबकि 63 और 162 यह 9 का मल्टीपल है। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए। यदि किसी कोड में गुडनेस को HNPCODTR लिखा जाता है तो उसी कोड में ग्रेटनेस को कैसे लिखेंगे? तो देखते हैं हम, ऑप्शन ए HQZFBMFRT, ऑप्शन बी HPFZUMERT, ऑप्शन सी HQEZUMFTR, ऑप्शन डी HQFZUMFRT। इसको देखते हैं, G से H+1 हुआ है, O से N-1 हुआ है, इसी तरह O से P+1 हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कि +1 -1 +1 -1 हुआ है, तो G में +1 करेंगे तो क्या आएगा? H आएगा। R में -1 करेंगे तो Q आएगा। E में +1 करेंगे तो F आएगा। A में +-1 करेंगे तो Z आएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हमारा राइट आंसर है। आगे भी देख लेते हैं, T में +1 करेंगे तो U आएगा, N में -1 करेंगे तो M आएगा, E में +1 करेंगे तो F आएगा, और S में -1 करेंगे तो R आएगा, और S में +1 करेंगे तो T आएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, अर्णव का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन आएगा? ए सोमवार, बी मंगलवार, सी बुधवार, डी गुरुवार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुधवार। प्रणय का जन्मदिन बुधवार को आएगा। इसको निकालने का ट्रिक है, हम सारे दिनों को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम इस दिन में जोड़ देंगे। तो मार्च में 14 डे हो चुका है और 31 का होता है, तो इसमें हम 17 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल होता है 30 दिन का, अप्रैल के बाद मई 31 का, उसके बाद जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, उसके बाद हमारा लास्ट बच गया सितंबर। सितंबर में 13 दिन है तो हम इसमें 13 और ऐड कर लेंगे। इस तरह ऐड करने के बाद टोटल आ जाता है हमारा 183। अब हम इस 183 में 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आएगा 26 से ये डिवाइड होकर के
1 रिमाइंडर बचेगा। हमें 26 से कोई मतलब नहीं है, जो ये एक बच गया है हम उसी को ये दिन में जो दिन दिया हुआ है उसमें हम जोड़ देंगे। तो मंगलवार में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बुधवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है ऑप्शन ए बुधवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी शुक्रवार, ऑप्शन डी मंगलवार। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बुधवार। आगामी कल के 2 दिन बाद बुधवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48 है, चलती हुई बस से उतरना जोखिम पूर्ण है। निष्कर्ष, जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। निष्कर्ष 2 है, सामान्यतया लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। ए केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, 2 बी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, सी केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलता है, और डी न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही 2 निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, सबसे उचित वैकल्पिक निष्कर्ष चुनिए। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं। विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। निष्कर्ष, सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए निष्कर्ष सत्य है, ऑप्शन बी निष्कर्ष असत्य है, ऑप्शन सी निष्कर्ष संभवतः सत्य है या संभवतः असत्य है, ऑप्शन डी निष्कर्ष असंगत है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निष्कर्ष सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। ए गृह मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के द्वारा 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के आपको और भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा सके, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।